हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी की चैप्टर एंड एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज? दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे चेंज होता है जब उनके बीच का डिस्टेंस आधा हो जाए? बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाए बेटा? आधा। देखिए फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या सिंपली देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इफ r डैश इज द न्यू डिस्टेंस, नया डिस्टेंस अब कितना है बेटा? r डैश मान लो आप। पहले इसने बोला ना डिस्टेंस आधा हो गया, मतलब डिस्टेंस चेंज हुआ है ना कुछ, तो उसको मैंने नए डिस्टेंस को नाम दे दिया r डैश। तो अब ये r डैश की वैल्यू कितनी होगी? r/2 यही होगी ना। तो देखिए बेटा अब यहां पर तो इनके बीच में फोर्स भी बदल जाएगा। फोर्स जो होगा वो F डैश होगा। अगर डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स भी चेंज होता है। तो नया फोर्स है F डैश, G m1 m2 बटे में r डैश का स्क्वायर। क्लियर है? अब r डैश की वैल्यू पुट करो r बटे 2, क्योंकि डिस्टेंस, नया डिस्टेंस पहले से आधा रह गया है। बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, ये लिखा होगा ना। तो G m1 m2 डिवाइडेड बाय r डैश की जगह r/2 लिख दो, r/2 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब देखिए आप, G m1 m2 डिवाइड में r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए ये 4 को मैंने क्या लिख दिया? एज इट इज। क्लियर? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर है ना, ये देखिए ये भी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? F के इक्वल है। तो ये आ गया F। अब देखिए ये F डैश किसके इक्वल आया? 4F के। बात समझ में आई बेटा? तो आपने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? जो नया फोर्स आया है वो पहले वाले फोर्स से 4 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है। So the new force is increased 4 times। बात समझ में आई है ना बेटा? जो नया फोर्स है वो पहले वाले से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर हमने ये, और ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिखते चले जाओ, और ये बात में सबसे क्लियर है? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। ग्रेविटेशन फोर्स तो कहता है उनके मास पर डिपेंड करता है। दो बॉडीज के जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पर। देन व्हाई अ हैवी, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर हम एक हल्के ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, दोनों में से पहले कौन गिरेगा? जरा माइंड में सोच के देखिए। एक 2 ईंट ले ली मैंने, एक छोटी ईंट ले ली, एक बड़ी वाली ईंट ले ली। ठीक है, छोटी वाली ईंट हल्की है, बड़े वाली भारी है। तो दोनों को सेम टाइम पे छत से ऊपर से गिराया, तो पहले कौन सी नीचे गिरेगी? बहुत से मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे कि बड़े वाली पहले गिरेगी, और कुछ जवाब देंगे छोटे वाली पहले गिरेगी। लेकिन नहीं, दोनों ईंटें सेम टाइम पे नीचे गिरती हैं। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि वो सेम टाइम पे नीचे क्यों गिरती हैं? क्योंकि देखिए जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, उसके अंदर कौन सा फोर्स है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो सेम है बॉडी का, बात है करते हैं एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन गिरते, ऊपर से नीचे गिरते टाइम एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? G के बराबर होती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट चाहे हल्का है या भारी है, उसके गिरने की जो एक्सेलरेशन है वो ये है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि सेम रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी वजह से चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो या भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं, दोनों सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं। जितनी स्पीड हल्के वाले की उतनी ही स्पीड भारी वाले ऑब्जेक्ट की होगी। बात समझ में आई है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। अर्थ के सरफेस पर अगर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। क्लियर? G कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 मान लीजिए अर्थ की बात कर रहे हैं हम, तो अर्थ का मास लेंगे ना यहां पर, तो उसको me नाम दे देते हैं, ठीक है। और m2 मास ऑफ द बॉडी, उसको सिंपल m लिख लेते हैं। तो या फिर ऑब्जेक्ट है ना, तो m ऑब्जेक्ट के मास को mo लिख दिया मैंने। तो me यानी अर्थ का मास बेटा कितना होगा, वहां दे रखा आपको 6 इंटू 10⁻24। mo यानी ऑब्जेक्ट का मास बेटा कितना है, यहां पर 1 kg दे रखा है, तो ये है 1, ठीक है ना। डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है बेटा, ये 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो आप इसको सोल्व आउट कर लेना। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ एंड वाई। मतलब बेटा हमें यहाँ पर यह बताना है कि जिस फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, क्या उसी फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है और क्यों, इसको आपने विद रीज़न एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो देखिए बेटा यहाँ पर बिल्कुल जितने फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, बिल्कुल उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बेटा? ऐसा क्यों है कि दोनों फोर्स इक्वल क्यों है? कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि अर्थ बड़ी है तो अर्थ का फोर्स ज़्यादा होगा और मून छोटा है तो मून का फोर्स ज़्यादा होगा, कम होगा सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें दोनों बॉडीज़ का मास यूज़ करते हैं, F = G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। यहाँ पर बोथ बॉडीज़ का मास हम इंक्लूड कर रहे हैं। और वैसे भी आपने न्यूटन थर्ड लॉ से पढ़ा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना हम एक्शन लगाएंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। अगर अर्थ ने मून पर फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पर लगाएगा। क्लियर? एक्शन और रिएक्शन क्योंकि क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ देन व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। मतलब कि बेटा अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव, मतलब अर्थ मून की तरफ क्यों मूव नहीं करती। देखिए मून अपनी धरती को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी धरती मून की तरफ चली जाए, हमारी धरती मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती, ये आपने आंसर बताना है इसका। ठीक है? तो आंसर देखिए बेटा, क्योंकि हमारी अर्थ का मास मून के मास से बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारी धरती बहुत ज़्यादा बड़ी है मून के कंपैरेटिवली, इसीलिए हमारी
धरती का जो डिस्टेंस है मून की तरफ वो इतना कम होता है कि हम उसको नोट नहीं कर सकते, बहुत ही कम होता है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो मूव नहीं करती मून की तरफ, क्योंकि हमारी अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द मून। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो दो बॉडीज के बीच के फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। और सेकंड पार्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्स पर अगर उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें या डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये आपको बताना है। और थर्ड पार्ट में बेटा आपसे पूछा गया है, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तब फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा आप यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। तो अगर इनमें से ऊपर एक भी मास को डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा ना। m1 को 2 से गुणा कर दो तो f क्या हो जाएगा, पहले से डबल। ठीक है, तो फोर्स विल बी डबल। अब सेकंड पार्ट में, अच्छा पहले थर्ड पार्ट देखिए, अगर दोनों मास को डबल कर दिया जाए, दोनों के मास को m1 को भी डबल कर दे m2 को भी डबल, तो एक m1 की वजह से 2 आएगा, एक 2 आएगा m2 की वजह से, तो 2 × 2 4। तो यानी जो फोर्स है अपना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। क्लियर। अच्छा अगर डिस्टेंस को क्या कर दें बेटा, हम डबल कर दें। देखो डिस्टेंस को डबल कर दें, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है r का स्क्वायर, तो यानी कि r स्क्वायर की जगह आप 2r का स्क्वायर करके देखो, तो डबल कर दिया ना, तो r स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, 2r का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4। तो यानी कि फोर्स बेटा पहले से 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स जो है पहले से 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अगर हम बोलें कि डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, तो ट्रिपल यानी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 9। तो यानी कि जो फोर्स है वो पहले के कंपैरेटिवली 9 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 1/9 रह जाएगा पहले का। कितना रह जाएगा, 1/9। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए आपको पता है प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर घूमते हैं, इसी लॉ की वजह से सैटेलाइट्स जो हैं प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, हमारे जो नीचे बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, ये सब किसकी वजह से होते हैं बेटा, ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपको पहले करवा चुके हैं हम। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर सकते हैं और फिर हम चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तब उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, वो आपको ऑलरेडी बताई हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है। अच्छा फिर है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका एक पर्टिकुलर नेम है, क्या है वो नेम, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ग्रेविटी। क्लियर है? तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो देखिए बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अमित ने कुछ ग्राम सोना खरीदा एट द पोल्स, पोल पे से खरीदा जैसा कि उसके फ्रेंड ने उसको बोला था। एंड ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और ये सोना वो पोल पे से खरीद के इक्वेटर पे अपने फ्रेंड को दे देता है। ठीक है। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट। तो क्या फ्रेंड को उसके वेट से एग्री होगा जितना उसने बताया है, अगर नहीं तो क्यों, आपने ये बताना है। क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन को दोबारा समझिए, हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं आपको पता है, और एक होती है हमारी अर्थ पर इक्वेटर लाइन। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, आपने पोल पे से जा कर के कुछ सोना खरीदा और अपने फ्रेंड को दे दिया, आपने बताया कि भाई ये सोना इतने ग्राम है,
और उस इक्वेटर पर रहता है आपका फ्रेंड, इक्वेटर पे आपने उसको जा करके दिया, तो क्या आपका फ्रेंड आपकी बात से एग्री होगा? मतलब जितना आपने सोना बताया, क्या सोना वाकई में उतना मिलेगा उसको? ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए बेटा इसका आंसर। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि किसी बॉडी का वेट किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? mg, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक बात आपने नोट कर रखनी है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर, हमारे जो नॉर्थ साउथ पोल हैं वहाँ ज़्यादा होती है, जबकि इक्वेटर पे कम होती है उसकी वैल्यू। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे कम होती है और पोल पे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो वेट है गोल्ड का वो पोल पे ज़्यादा आएगा और इक्वेटर पे कम आएगा। तो जब हमने सोना खरीदा, पोल पे से खरीदा, तो पोल पे उसका वेट ज़्यादा था, जबकि जब इक्वेटर पे जाके उसको तोलेंगे तो इक्वेटर पे उसका तो जो वज़न है वो कैसा आएगा? कम आएगा पहले से। इसीलिए उसका फ्रेंड अपने फ्रेंड की बात से एग्री नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा कि या जितना इसने बताया उससे तो काफ़ी कम है वजन इसका इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पे मैंने क्या बताया? बॉडी का वेट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द पोल्स। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। मतलब कि अगर आप एक शीट को, कागज़ की एक शीट को ऊपर से नीचे गिराते हो, वो बड़ी आराम आराम से गिरती है, जबकि जो अगर उसी कागज़ को एक बॉल के रूप में उसको हम वो कर दें, उसकी एक बॉल बना दें, फिर उसको नीचे गिराएं कागज़ की बॉल को, तब वो कागज़ बड़े फास्टली जल्दी नीचे गिर जाएगा, जबकि अगर सिंपली कागज़ को गिराया जाए तो वो बड़ी आराम आराम से नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्लियर? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, इसका आंसर क्या है कि जो हवा है ना वो बॉडी के मोशन में रुकावट पैदा करती है। तो क्योंकि अब कागज़ जब नीचे गिरेगा तो कागज़ का एरिया की शीट का एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, और जबकि जब उसकी बॉल बना दी जाएगी कागज़ की तो उसका एरिया थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा एरिया वाले के ऊपर हवा ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएगी, यानी उसको ज़्यादा देर तक रोक के रखेगी हवा। ठीक है, इसी वजह से जो कागज़ है वो तो थोड़ा देर से गिरता है, बड़ी आराम आराम से गिरता है, जबकि बॉल है उसके ऊपर हवा का रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि इसका एरिया कम है। इसीलिए बॉल तो जल्दी गिर जाती है, जबकि कागज़ का टुकड़ा देर से गिरता है। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर की ओर इतनी वेलोसिटी से गिराया गया, ऊपर गिराया ऐसे हमने, शुरू में उसको वेलोसिटी कितनी थी? 49 मीटर पर सेकंड, यानी बेटा इनिशियल वेलोसिटी u आपको गिवन है। u और v में डिफरेंस ध्यान रखना, u को शेप v से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। u आपको दे रखा है 49 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। हमें कैलकुलेट करनी है वो मैक्सिमम हाइट जहां तक ऑब्जेक्ट राइज करेगा। क्लियर? देखिए बेटा, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर गिराएंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी एक बार 0 हो जाएगी और वो फिर से नीचे आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये आपने याद रखना है। बात समझ में आ गई? बॉडी जब नीचे से ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी यहां 0 गिवन नहीं होता कहीं भी, आपको खुद समझना है। बात समझ में आई है? फिर तो चलिए पहले तो हम यहां से क्वेश्चन 1 को ही सोल्व आउट कर लेते हैं। हाइट यानी कि बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो आपके पास देखिए पहले 3 इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बात याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, उस टाइम बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होती है? 9 g के इक्वल होती है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है एक्सेलरेशन। क्लियर है? और जब बॉडी, ये तो मैंने कब बताया, जब
ऊपर से नीचे आ रही है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो वेलोसिटी घटती है उसकी टाइम के साथ, तो इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में होती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन अपनी माइनस में होगी क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो माइनस जी के बराबर होगी, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए आप हमें क्या फाइंड करना है, एच यानी कि डिस्टेंस, एच हाइट है ना यानी डिस्टेंस, तो यानी बेटा इन दो में से एक इक्वेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर अच्छा आप कौन सी इक्वेशन हम ज्यादा बेटर रहेगी, देखिए टाइम, इस इक्वेशन में टाइम भी है लेकिन टाइम अपने पास नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं दे रखा ना, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्लियर है बेटा। अब v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी 49 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, नीचे से ऊपर जा रही है बॉडी, माइनस की 9.8, माइनस 9.8, डिस्टेंस यानी कि हाइट, देखिए वो आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस की जगह आप h लिख दो या s लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, सब एक ही बात है, ब्रैकेट में बता दो, हमने s को h माना है, तो माइनस 49 इंटू 49, ये माइनस का है ना आगे, 2 इंटू 9.8 h, तो माइनस से माइनस बेटा कैंसल, 49 डिवाइड बाय 9.8 इंटू 2 दैट इज h। क्लियर है बेटा, पहले बताइए आप यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां से बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 122.5 मीटर। तो ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी आई हाइट 122.5, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, यहां पे लाइन लगाई मैंने, इसको रब कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये धरती के ऊपर वापिस आने में कितना टाइम लेगा आपने ये बताना है, बात समझ में आई। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए पहले तो हम मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं ऊपर, इफ स्मॉल t क्या है, टाइम टू रीच at the maximum height, मान लो बॉडी ने नीचे से ऊपर तक जाने में जो टाइम लिया वो कितना लिया t, सो कैपिटल T यानी कि 2t इज द टोटल टाइम। या देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लिया उतना ही टाइम नीचे आने में भी लेगी बॉडी, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द टोटल टाइम, ठीक है ना। चलो ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप ये समझो ऊपर तक जाने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया। अब देखिए मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूं बेटा, v बराबर u प्लस at, हमें टाइम निकालना है ना, निकाल लेंगे भाई, क्या बात होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ओके 0 रख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 49 है, तो यहां पर मैंने 49 रख दिया, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, माइनस का g, तो यानी कि बेटा माइनस का 9.8। टाइम कितना है ये आपको निकालना, ठीक है। तो ये माइनस वाली टर्म इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी, 9.8 t बराबर 49, तो बेटा t की वैल्यू आ गई 49/9.8। क्लियर है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, या सिंपली ये था, इसको ऐसे लिख लो 49/98, इधर 10 2 5, आंसर आ गया। टाइम कितना आया 5, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड, दिस इज द टोटल टाइम। क्लियर है बेटा, देखिए ऊपर तक जाने में 5 सेकंड लगे, तो ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकंड लेगा, तो 5 और 5 10 सेकंड, तो टोटल 10 सेकंड टाइम लगा।
क्लियर है बेटा? तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर की हाइट टॉप से हमने एक पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। हाइट है टावर की 19.6 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है हाइट यानी कि 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जिस वेलोसिटी से ये धरती पर टच करेगा वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो जब टावर से उसको छोड़ा गया, शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। तो यानी कि बेटा u कितना? 0। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो अब देखिए आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहां पर बेटा एक्सेलरेशन कितनी होगी? बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि g के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस u 0 है, 2 g की वैल्यू 9.8, एक्सेलरेशन 9.8, s कितना है? 19.6। तो इसको सोल्व आउट कर लेना आप, आपके पास सोल्व करके आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक पत्थर को ऊपर की ओर गिराया गया, इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 नहीं 10 लेना है। इस बार क्वेश्चन में दे रखा है ये पहले। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी निकालना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 40। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर के 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन 10 दे रखी है लेकिन ऊपर जा रहा है तो माइनस में, तो वो आपने -10 लेना है। क्लियर है? हाइट पूछी गई आपसे, तो फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, 0 पुट की, u की वैल्यू 40 है तो 40 पुट करेंगे, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन -10, s की जगह h यानी हाइट। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हाइट आ गई अपने पास 80 मीटर। कितनी आई? 80 मीटर। 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर नीचे भी आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 80 और 80 160 मीटर, 160 मीटर। क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? भाई पत्थर नीचे से गया था, ऊपर गया, दोबारा नीचे ही आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। जहां से गया था पत्थर वहीं पर वापस आ चुका है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से करेंगे, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको 17। अब देखिए, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक 100 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को छोड़ा गया और नीचे गिर रहा वो पत्थर। क्लियर? सेम टाइम पे एक और पत्थर जो कि नीचे से ऊपर गिराया गया। देखिए ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा था, सेम टाइम पे नीचे से ऊपर की तरफ एक पत्थर गिराया गया। क्लियर? इसको नीचे वाले को गिराया गया 25 की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये दोनों पत्थर कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन तो आ गया, अब चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ऊपर से एक पत्थर आया, एक पत्थर नीचे से आ रहा है। मान लो ग्राउंड से x हाइट पर दोनों पत्थर मिल जाएंगे। मान लो दोनों पत्थर कब टकराएंगे? जब ग्राउंड से x हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर आकर के दोनों टकरा जाएंगे आपस में। तो सारी हाइट तो 100 मीटर थी ना, टावर 100 मीटर ऊंचा है, तो सारी हाइट अगर 100 है और नीचे वाला मैंने मान लिया x, तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस x। क्लियर? तो अब तो हो गया बिल्कुल आसान। देखिए कैसे, और मान लीजिए यहां पर टाइम था t जब दोनों टकराए, तो जो पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके लिए हम करते हैं सबसे पहले, फॉर द फॉलिंग स्टोन, जो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, जो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 100 माइनस x, 100 माइनस x। ठीक है, मैक्सिमम हाइट से आ रहा है ऊपर से, ये ऊपर इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? 0।
तो u की वैल्यू कितनी है बेटा 0। ऊपर से नीचे आती है कोई चीज, एक्सेलरेशन कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां पर पुट करी, ये इक्वेशन आई, कैंसिल करके अपना इतना आया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब करते हैं जो पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है उसके लिए डिस्टेंस कितना x। देखिए नीचे से ऊपर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x। इनिशियल वेलोसिटी 25 दे रखी है इसकी 25। एक्सेलरेशन जब नीचे से ऊपर जाते हैं माइनस में होती है, माइनस की 9.8। तो ये वैल्यू सारी मैंने यहां पर पुट करी तो अपने पास ये आया। सोल्व करके इसको ये इक्वेशन आई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। इक्वेशन यहां से देखिए 100 माइनस एक्स इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से x, ये x इसमें जोड़ दिया। इक्वेशन 1 से 4.9t का स्क्वायर, 4.9t का स्क्वायर, फिर इक्वेशन 2 से ये 25t माइनस 4.9t का स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करने के बाद टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। सिंपलीफाई करना है बस, अब तो टाइम आ गया 4 सेकंड। अब इस टाइम की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखो, यहां पर 4 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा 21.6 मीटर। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।